हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज से बच्चों हम यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि आपको भाग 1 से भाग 22 से 23 तक हमने आपको उपलब्ध करवाया है। वहाँ पर हमने आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई है। जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं वो पहले यूनिट 1 विलियन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद यूनिट 2 पे आएँ। और जो हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं वो आज यूनिट 2 स्टार्ट कर दें। यूनिट 2 हमारी जो है वैद्युत रसायन है ना बच्चों, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत रसायन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक हमारे मेन होने वाले हैं, थोड़ा सा हम उनका आपको इंट्रोड्यूस में करवा देता हूं आपको। तो सबसे पहले इसमें विद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे। तो बच्चों इस विद्युत रासायनिक सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जैसे आपका डेनियल सेल होता है ना, डेनियल सेल, वोल्टेज सेल, ये सब सेल इसके अंदर आने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव पढ़ोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव में मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आप पढ़ने वाले हो। नर्नस्ट समीकरण यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद वैद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, ये सारी चालकता पढ़ेंगे। उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कोलरास का नियम, यहाँ पर कोलरास का नियम भी वेरी आईएमपी है, और इसके अंदर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, इनमें भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघटनी सेल यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें वैद्युत अपघट्य में आप जो फेराडे थे, फेराडे वैज्ञानिक, उनके 2 नियम पढ़ेंगे हम, है ना। उसके बाद बैटरियों के बारे में आप पढ़ने वाले हो, संचरण के बारे में क्वेश्चन आपका आएगा, और एक ईंधन सेल पढ़ेंगे, है ना। और इससे भी संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बीच बीच में आते रहेंगे वो भी मैं आपको करवाता रहूंगा। तो बच्चों आपको कंटिन्यू सारे जितने भी भाग यहाँ पे बनेंगे उनको सीक्वेंस वाइज देखना है। हर एक वीडियो में आपको वीडियो के लास्ट में बहुत ही ज्यादा आईएमपी जो हमारे एडिटर नोट्स है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो बच्चे बिना टेंशन की बस केवल वीडियो पूरा देखें और नोट्स बनाते जाएं, तो आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ साथ में चीजें भी आपको समझ में आने लग जाएगी। जो भी डाउट्स आपको होता है वो आप हमारे पास या तो कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारे व्हाट्सएप नंबर चैनल पर दिए हुए उन व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें, या अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको देंगे। तो बच्चों ये चीजें पढ़ने से पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें और है वो मैं आपको बताता जाता हूं, और शायद छोटी क्लासों में आपने पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। तो बच्चों वैद्युत रसायन वास्तव में है क्या? वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में हम बदलते हैं, और इनका आपस में परस्पर संबंध भी हम बताते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या रहेगा, ये विद्युत ऊर्जा है, सॉरी ये मेरे पास मान लो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इस रासायनिक ऊर्जा को मैं कन्वर्ट किस में करूंगा, विद्युत ऊर्जा में, है ना। और इनके बीच में जो भी संबंध रहेगा उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, रासायनिक ऊर्जा, जिसे हमारे पास जो सेल होता है, आपने सेल देखा होगा ना, बैटरियों का सेल, हमारी जो दीवार घड़ी होती है उसमें जो सेल लगता है इस टाइप का सेल आपने देखा होगा, जिसमें ऊपर की तरफ आपका प्लस पॉइंट होता है और नीचे माइनस होता है। तो ये जो सेल होता है ना, इस सेल को जब हम लगाते हैं तो इस सेल, इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और ये जब घड़ी को चलाता है तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपके मोबाइल की जो बैटरियां होती है, उन मोबाइल की बैटरियों में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो वो रासायनिक ऊर्जा क्या रहती है, जब मोबाइल को चलाते हैं हम, तो मोबाइल आपका डिजिटल है, तो वो उसको विद्युत ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। हाँ, हालांकि सेल भी अलग अलग टाइप के होंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे प्राथमिक सेल भी होगा, द्वितीयक सेल भी होगा। कुछ सेल ऐसे होंगे जिसको हम एक बार चार्ज कर दें तो वो उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद वो यूज नहीं होगा। और कुछ सेल ऐसे होंगे जिसको हम चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, फिर चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल का जो सेल होता है, मोबाइल की जो बैटरी होती है वो किस टाइप सेल में आती है, जिसको हम एक बार चार्ज कर सकते हैं, फिर वो डिस्चार्ज होने के बाद फिर उसको चार्ज कर सकते हैं। बट आपका दीवार जो घड़ी होती है उसमें जो सेल लगा रहता है, उस सेल को हम एक बार यूज कर सकते हैं, पुनः उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसका यूज नहीं होगा। तो ये बाकी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बच्चों रासायनिक ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत रसायन का मेन चीज यही रहेगा, विद्युत यानी कि आपका करंट, और रसायन यानी केमिकल। विद्युत रसायन चैप्टर होता है आपका। अब बच्चों इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिससे मैं बात करता जाता हूं, जिसके बारे में नोट्स आपको मिलते जाएंगे, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। जिससे मैंने बोला सुचालक, क्या बोला बच्चों, सुचालक। तो सुचालक क्या होता है, तो सुचालक क्या होता है आपको पता होगा, वह पदार्थ जिसमें से
विद्युत धारा प्रवाहित कर सके, विद्युत धारा क्या कर सके, प्रवाहित कर सके, वो होता है सुचालक पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे चांदी, ये सुचालक है ना। उसके बाद मैं कोबाल्ट ले लेता हूं, है ना। कुछ धातुएं जो होती है सुचालक का काम करती हैं, तो सुचालक आपको पता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। फिर आता है आपका कुचालक, क्या आता है, कुचालक। तो बच्चों कुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है ना, नहीं होने देते हैं, वो पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी है आपका, प्लास्टिक है, ये चीजें क्या होती है, ये सब कुचालक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये विद्युत धारा को क्या होते हैं, प्रवाहित नहीं करने देते। बच्चों यहाँ पर विद्युत, पहले हम पढ़ते धात्विक चालक, एक होता है आपका धात्विक चालक। तो बच्चों धात्विक चालक क्या होता है समझना। धात्विक चालक वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इनके अंदर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो वो होते हैं धात्विक चालक। जैसे मैं किसी प्रकार का तार लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया जिंक का तार, किसका ले लिया, जिंक का, या कॉपर ले लिया मैंने, क्या लिया, कॉपर। जब इनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जिससे जो तार रहेगा वो तार वैसा का वैसा ही रहने वाला है, तो वो धात्विक चालक के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं, है ना, इनमें मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि मैं बात करूं विद्युत अपघट्य सुचालक, बच्चों विद्युत अपघट्य सुचालक क्या है, या हम विद्युत अपघट्य चालक कह सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य जो सुचालक होता है ना, जब इनमें से धारा प्रवाहित होती है तो इनमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य सुचालक। मैं जो बोल रहा हूं ना वैसे के वैसे ही नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि यदि मैं नोट्स बोल बोल के करवाऊंगा तो उसमें क्या बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्यों ना शॉर्टकट में चीजों को समझ ले और उनके नोट्स वीडियो के लास्ट से आप बना लेना। विद्युत अपघट्य जो सुचालक होता है बच्चों, जिसे अपना NaCl है, NaCl आपका KCl है या NaOH, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विद्युत अपघट्य सुचालक के अंतर्गत। जब इनमें से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जो धात्विक चालक होते हैं इनमें धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, केवल इलेक्ट्रॉन बहते, तार यहाँ रहेगा आपका, है ना, करंट जब बहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसमें धारा का प्रवाह होगा। लेकिन विद्युत अपघट्य सुचालक में क्या होगा, यहां पर धारा का जो प्रवाह होगा वो आयनों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा होगा, है ना। आयन जो रहेंगे वो बहेंगे, तो आयनों के द्वारा होगा किसका, विद्युत अपघट्य सुचालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह। अब बच्चों हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, मैं क्लीन करता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं। हम पढ़ेंगे अब, ये पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाता है ना। विद्युत अपघट्य पदार्थ, अभी तक हमने क्या करा था, विद्युत अपघट्य सुचालक पढ़ा। तो विद्युत अपघट्य सुचालक का मतलब समझ ही गए, जिनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। क्योंकि जब करंट को, इनके मतलब धारा को इसके अंदर से प्रवाहित किया जाएगा तो वो जो आपका पदार्थ रहेगा वो दो रूपों में टूट जाएगा, यानी कि आयनों के रूप में टूट जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे Na अलग टूट जाएगा, Cl अलग टूट जाएगा, तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धात्विक चालक में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो बच्चों विद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये आयनित हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, है ना। जल में जैसे ही घोलेंगे तो घुल जाएंगे। लेकिन इनके भी दो प्रकार है। एक कौन सा प्रकार होता है बच्चों, एक प्रकार होता है दुर्बल, एक क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना। विद्युत अपघट्य बोल दो इसको, या विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, अपघट्य, है ना। और एक बच्चों क्या होगा इसका उल्टा, प्रबल, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब बच्चों एक दुर्बल है, एक प्रबल है, तो हम क्या कहेंगे, जब वे रासायनिक पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, तो वो आपके होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूं एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको जब जल में घोलोगे तो पूर्ण रूप से ये अपने आयनों में विभक्त नहीं हो पाएगा। ऐसे अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। ओके, ये होते हैं आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य। बच्चों ये छोटी छोटी चीजें जो कि छोटी क्लासों में आपने पढ़ चुके हो, बट इसका फिर भी सामान्य नॉलेज आपको होना जरूरी है, इसलिए मैं इन चीजों को थोड़ा सा करवा रहा हूं चैप्टर के शुरुआत में। फिर हमारा मेन टॉपिक सारे स्टार्ट कर देंगे, पहले जो छोटी छोटी चीजें इनको समझ लें आप। अब बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी कि आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे अपन ने NaCl लिया, नमक को जब घोलोगे तो पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा आपका, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका, ये वे प्रबल मतलब ये प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से ये आयनित हो जाते हैं। अब बच्चों एक काम करते हैं, हम इनमें अंतर पढ़ लेते हैं, है ना। और यदि आपसे पूछ ले मतलब विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, एक और बता देता हूं मैं आपको, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। तो बच्चों विद्युत अनअपघट्य से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, मतलब वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, वो तो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, जैसे मैं ग्लूकोज ले लूं, जो ग्लूकोज होता है इसमें क्या होता है, ये विद्युत अनअपघट्य पदार्थ है। जब इसमें करंट को प्रवाह किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है ना। तो छोटा सा था टॉपिक, इनका आंसर मतलब इसके नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे आप नोट्स बनाओगे ना बच्चों, वैसे आपको सारी चीजें समझ में जाएगी, क्योंकि 9th 10th 11th क्लास तक आपने सारी चीजें पढ़ ली है, इसलिए ये चीजें बिल्कुल ईजी है। अब बच्चों हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है। तो एक तरफ में प्रबल लिख लेता हूँ, एक तरफ लिख लेता हूँ दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना। तो ये चीजें हमारे साथ साथ क्लियर होती जाएगी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। प्रबल विद्युत अपघट्य, एक तरफ लिख लेता हूं मैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, पॉइंट समझते हैं ना। देखो पहला पॉइंट समझे, ये जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। क्या होते हैं, मैं शॉर्टकट लिखूंगा थोड़ा, ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं, है ना। आयनित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से घुल जाएंगे। और ये क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, है ना। नोट्स से मैं आपको सारी चीजें पूरा डिटेल में दूंगा, मैं यहां पर थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे। ये जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, मैं बोलता जाता हूं, ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। बच्चों एक और चीज ध्यान रखना, इनकी जो चालकता होती है, इनकी चालकता का मान अधिक होता है। क्या होता है, जो चालकता होती है ना, चालकता का मान क्या होता है, अधिक होता है। बहुत ज्यादा चालक होते हैं ये, मतलब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है इनमें, है ना। और इसमें क्या होता है, चालकता का मान क्या होता है, कम होता है ना। शॉर्टकट लिख दूं, कम होता है। चालकता का मान क्या होता है, कम होता है। क्लियर। अगला पॉइंट, इसमें क्या होता है, इसमें आयनों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है, जो आयन रहेंगे, आयनों की संख्या, क्योंकि विभक्त हो जाएंगे, आयनों की संख्या अधिक। यदि ध्यान से आप सुनोगे मेरी बात तो यहीं पे याद हो जाएगा आपको। आयनों की संख्या अधिक होती है, इसमें क्या होती है, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या क्या होगी बच्चों, कम होती है। आयनों की संख्या इसमें अधिक रहेगी, इसमें आयनों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। अब एक और चीज, आप सोचो इसको मैं तनु करूं, क्या कर दूं, मतलब जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य दे दिया है, उसमें तनुता यानी कि कुछ मैं इसको पतला करूंगा, तनु करूंगा प्रबल विद्युत अपघट्य को, तो इनकी चालकता पर जो चालकता रहेगी, चालकता पर जो प्रभाव होता है वो अधिक नहीं पड़ता, अधिक नहीं पड़ता, मतलब ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो सही, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रबल है। तो थोड़ा बहुत इसको तनु कर भी देंगे, जैसे NaCl का घोल है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल भी देंगे, तब भी इनकी चालकता प्रबल ही रहेगी, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो दुर्बल है, इसको थोड़ा सा तनु करेंगे तो इनकी चालकता पर प्रभाव और ज्यादा पड़ जाएगा। तो मैं बोलेंगे चालकता का प्रभाव जो रहेगा, चालकता का प्रभाव अधिक पड़ता है, अधिक पड़ता है। कब करने पर, तनुता। इसमें भी तनुता बढ़ाने पर चालकता का प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा, इसमें तनुता बढ़ाने पर चालकता का प्रभाव अधिक पड़ेगा। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल क्या ले लेता हूं, NaCl ले लेता हूं, सिंपल सा, है ना। या KCl ले लेते हैं, ये भी साल्ट होता है, ये भी साल्ट होता है। यहां पर क्या ले लेते हैं हम, उदाहरण के लिए जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सिंपल सा। तो बच्चों क्या होता है,
ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए इजी तरीके से। आप एक बार सही से पढ़ लोगे प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट तो याद रहेगा। पूर्ण रूप से आयनित होंगे, जल में घुलेंगे तो ये अपूर्ण रूप से होंगे, इनका चालकता का मान बहुत ज्यादा होता है, इनका चालकता का मान कम होता है। इनमें आयनों की संख्या अधिक होती है, वृद्धि होती जाती है, क्योंकि जैसे वो घुलेंगे तो आयन टूटते जाएंगे और इसमें आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। चालकता का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तनुता जब हम बढ़ाते हैं इस पर चालकता का प्रभाव पड़ता है, और एग्जाम्पल हमने ले लिए। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आज के लिए थोड़ा बेसिक चीजें कुछ और देख लेते हैं। जैसे अपन ऑक्सीकरण आपने देखा होगा बच्चों, ऑक्सीकरण ये अपन ऑक्सीकरण है ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए अपने लिए बहुत है, और इसमें कुछ सेकंड जो भाग लूंगा मैं उसमें भी कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता दूंगा जो कि एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से भी आईएमपी रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डेली आपको एक एक भाग मिलता जाएगा, उनके नोट्स भी जितना मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। आप एक काम करना, सबसे पहले क्या करना, वीडियो के पहले नोट्स बना लेना। क्या करना, हर एक वीडियो में पहले नोट्स बनाना, फिर उस वीडियो को देखना। तो देखना उससे, इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा, आपको हर एक चीज बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। जो नोट्स आप बना लोगे फिर जब समझोगे ना तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगी, है ना। तो ठीक है, आज के लिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।